नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। 12th क्लास फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत सेल। विद्युत सेल बेसिकली हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, जिसका उपयोग हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कहीं ना कहीं करते हुए आए हैं। अगर हम बात करते हैं टीवी का रिमोट, हमारी घड़ियाँ जो होती है, ठीक है, रेडियो और भी जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सेल का यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो विद्युत सेल जो है बेसिकली वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। इसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? तो विद्युत सेल जो है एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह या धारा प्रवाह को बनाए रखती है, या हम कह सकते हैं विभवांतर प्रदान करती है। क्लियर? ये विद्युत सेल होता है। पोटेंशियल डेवलप करने वाली डिवाइस भी हम कह सकते हैं, एनर्जी डेवलप करने वाली डिवाइस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। विद्युत सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे लुइगी गैल्वानी और अलेक्जेंड्रा वोल्टा। इन्होंने मिलकर विद्युत सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल को डेवलप किया था सबसे पहले। और फिर क्या हुआ बाद में कि इनकी कुछ जो कमियां आई थी, उस कमी को पूरा करने वाले साइंटिस्ट थे लेक्लांसे। तो लेक्लांसे ने इन कमी को पूरा किया। उसी के सम्मान में लेक्लांसे सेल जो हम बनाते हैं वो लेक्लांसे इस प्रकार से दिया जाता है उनके सम्मान के लिए। तो ये है तो विद्युत सेल के बारे में, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं विद्युत सेल जो है वो कितने टाइप का होता है। तो विद्युत सेल जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है इसमें द्वितीयक सेल, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, विद्युत सेल जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्राथमिक सेल और दूसरे होते हैं इसमें द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो होते हैं वे सेल होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ करने के पश्चात दूसरी बार हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना, पुनः उपयोग में नहीं लिया जाता है ना, पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, इन्हें पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इन्हें हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इसका हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है और विद्युत ऊर्जा, उसमें हम क्या देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा भी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब इन्हें पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, बाय डायरेक्शनल है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर क्या होगा, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता दूँ। ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये देखिए सेल, ये ड्राई सेल है, शुष्क सेल है। तो ये इसका एग्जाम्पल है किसका? ये इस प्राथमिक सेल का, ठीक है। तो शुष्क सेल जितने भी है, जो शुष्क सेल है, शुष्क सेल ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है इसमें लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है, 12th क्लास फिजिक्स के लिए। और डेनियल सेल। तो ये जो तीन सेल जो है ना, ये प्राथमिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। शुष्क सेल जिसको मैंने आपको बताया, ये इस प्रकार से होता है शुष्क सेल। इसमें ये जो होता है ये प्लस होता है ना, ये प्लस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। और ये जो होता है ना, ये माइनस पार्ट है, ये प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये जो है ड्राई सेल जो दिख रहा है ना, ये प्राथमिक सेल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल भी जो है हम यूज़ में लेते हैं इसमें प्राथमिक सेल की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन एक बार यूज़ करने के पश्चात हम इसका दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। जबकि इसमें क्या होता है, द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल जो होता है वो हमें देखने को मिलता है सीसा संचालक सेल। ये इसका एग्जाम्पल है, सीसा संचालक सेल, ठीक है। और इसमें जो है बैटरी, ठीक है, वो बैटरी में मोबाइल की बैटरी हो, है ना, गाड़ियों की जो बैटरी होती है, ये इसका एग्जांपल होता है, जिनको एक बार यूज़ करने के पश्चात हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, उनको हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये हमने जो देखा कि विद्युत सेल जो कितने टाइप के होते हैं वो हमने यहाँ पर समझा। अब हम बात करते हैं एक जो नॉर्मल सेल होता है ना, उसमें किस प्रकार के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं।
वो हम देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसमें धन इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, ऋण इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, और ये कैसे वर्क करता है वो हम समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए विद्युत सेल में धातु की जो छड़ें होती है इस प्रकार से, एक छड़, इन दोनों छड़ों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेसिकली रासायनिक घोल में डूबे हुए होते हैं। ये रासायनिक घोल होता है, Zn-SO4 का हो सकता है, NH4Cl का हो सकता है। ठीक है, इस घोल को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक धनात्मक इलेक्ट्रोड बन जाता है, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बन जाता है ना। ये एनोड और उसको बोलते हैं कैथोड। ये प्लस बन जाती है और ये माइनस छड़ बन जाती है। कैसे बनती है उसका प्रोसेस यहाँ देखते हैं अपन। इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटन में डुबाने पर यह विद्युत अपघटन के ऋण आयन एवं एक इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील होते हैं तथा धन आयन दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक क्या बन जाती है धनावेशित, ये वाली प्लस वाली धनावेशित, और दूसरी क्या बन जाती है इस प्रकार से ऋणावेशित बन जाती है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखिए विद्युत सेल का जो प्रतीक चिन्ह जो होता है ना, प्लस माइनस, इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। जब भी सर्किट में जब हम जोड़ेंगे इसको तो एक जो बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से दर्शाएंगे, एक प्लस होगी दूसरी क्या होगी माइनस होगी। तो ये प्रतीक चिन्ह है किसका, विद्युत सेल का। लेकिन जब एक से अधिक जब सेलों का यूज़ कर लिया जाए इस प्रकार से किसी परिपथ में, तो उसको वो बन जाती है बैटरी। तो बैटरी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, दो या दो से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन है ना, वो बैटरी बनेगा यहाँ पर। क्लियर, तो इस बात को भी अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, सेल में सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि विद्युत वाहक बल है ना, ये फोर्स है। ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक प्रकार का पोटेंशियल विभवांतर है। किस प्रकार का विभवांतर है तो वो जरा समझते हैं हम। देखिए, जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा जाता है, देखो अभी जो आप देख रहे थे एग्जांपल है ना, यहाँ पर देखो एनोड, ये कैथोड और ये विद्युत अपघटन सॉल्यूशन है ना Zn-SO4 का। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने इसको प्लस और माइनस को कहीं जोड़ा नहीं है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। जब दोनों अलग होंगे इसका मतलब कि इस सेल में क्या होगा, इस सेल का जो विभवांतर जो देखने को मिलेगा, इसी विभवांतर को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जो है ना। यही परिभाषा है कि जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, तब इसके सिरों पर, मतलब ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों सिरों पर क्रिएट होने वाला जो वोल्टेज होगा है ना, विभवांतर जो होगा, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, शॉर्ट नेम होता है EMF। ये एग्जाम्पल तो पूरा इसका चित्र समझा, और यहाँ इसका सर्किट डायग्राम से समझ लीजिए आपकी। ये सेल है, सेल में प्लस माइनस, अब इसके दोनों सिरे देखिए A और B कहीं जुड़े हुए नहीं है, ओपन है दोनों। तो ये ओपन सर्किट के इसको बोलते हैं खुला परिपथ। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि जो विद्युत वाहक बल होगा वही के वही क्या मतलब ये जो वोल्टेज जो आएगा ना, वही वोल्टेज इसके विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा। मतलब सेल का EMF इस प्रकार से कहलाता है, E=VAB, इसके सीधे पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर। इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, ये एप्सिलॉन है, ये एक ग्रीक वर्ड है ना। इसको स्पेशल EV कह सकते हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन कहलाता है। ये विद्युत वाहक बल के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। कभी कभी किताबों में कैपिटल E स्मॉल E भी लिखा हुआ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर एप्सिलॉन का यूज़ किया यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ देखिए, किसी सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इकाई धनावेश को गति कराने में किया गया कार्य। ये एक दूसरी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि किसी सेल के एक सिरे से, मतलब ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी अपन कह सकते हैं जितना कार्य होता है, उसी कार्य का नाम क्या है, विद्युत वाहक बल, एप्सिलॉन। और चूंकि ये विद्युत वाहक बल, भले हमको दिखने में बल लग रहा है लेकिन बल नहीं है, ये तो एक प्रकार का पोटेंशियल है। तो उसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट, इसी को हम बोलते हैं जूल अपॉन कूलम। तो फॉर्मूला ये भी हम इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, WAB/Q, है ना। जो हमने विभव के लिए लिखा था वही फॉर्मूला किसके लिए होगा, विद्युत वाहक बल के लिए होगा यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसमें खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये भी परिभाषा है ना, खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को भी विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, ये खुला परिपथ है, ये सेल के टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल देखो प्लस माइनस, इनके बीच में जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो विभवांतर होगा उसी को बोलते हैं EMF, विद्युत वाहक बल। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विद्युत वाहक बल, जैसे कि हम जितने सेल की बात करते हैं ना, ड्राई सेल, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 डेढ़ वोल्ट होता है ये, है ना, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल। डेनियल सेल का कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है। लेक्लान सेल का भी कितना होता है, 1.08 के समथिंग लाइक ही होता है ये। ठीक है। कार की जो बैटरी जो होती है उसका जो EMF होता है वो 12 से 13 वोल्ट के आसपास होता है यहाँ पर, है ना, कार की बैटरी का EMF। ठीक है। और इसके अलावा जो है नॉर्मल जो बैटरी आती है वो 3 वोल्ट का, वो भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो मोबाइल हम चार्ज करते हैं उसमें जो बैटरी लगी होती है, चार्जर जो होता है, उसमें भी जो है लगभग 2 से 3 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल जो है हमें देखने को मिलता है इसमें अलग अलग। तो ये सब अलग अलग वोल्टेज EMF है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल। ये मेन आपको 3 ध्यान में रखने हैं इसमें। क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो किसी सेल की प्लेटों या इलेक्ट्रोड के बीच प्रचलन विभवांतर, जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, उसी को बोलते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता।
या इसको हम ऐसे कह सकते हैं किसी बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर है ना, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसे कैपिटल वी से दर्शाते हैं। उसका मात्रक क्या हो, इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर। देखो इसको हम इस प्रकार ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक हम सेल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको हमने बंद कर दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये रेजिस्टेंस आर और इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अब इसके सिरों पर जितना भी, जैसे ये सीधा है और ये सीधा है ना, इसके सिरों पर जितना भी वोल्टेज क्रिएट होगा है ना, इसके सिरों पर जितना वोल्टेज बनेगा, तो इस वोल्टेज की जो वैल्यू होगी इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। क्योंकि परिपथ बंद परिपथ है, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टता कहाँ देखने को मिलती है, बंद परिपथ में, जहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, इस प्रकार से ये। और खुले परिपथ में क्या देखने को मिलता है हमें, विद्युत वाहक बल। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखना, एक तो वी और एक एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता, है ना, टर्मिनल वोल्टता। उसको बोलते हैं वी वाह बल, विद्युत वाहक बल। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, बंद परिपथ में। ये कहाँ देखने को मिलता है, खुले परिपथ में। इन दोनों में डिफरेंस है ये। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ये क्या होता है वो समझते हैं। तो किसी सेल द्वारा इसमें प्रवाहित धारा के उत्पन्न होने वाले अवरोध के को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो भी सेल में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो अवरोध वहाँ पर जो उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ये सेल का अपना खुद का होता है ये, ठीक है, इनबिल्ड। मतलब तो एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब ओम में होगा लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए अगर जब हम सेल में जब किसी सर्किट में जब हम विद्युत सेल को दर्शाएंगे इस प्लस माइनस के साथ में, तो आप कोशिश करना वहाँ पर अब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये सेल के पास में छोटा सा रेजिस्टेंस भी हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। वैसे कभी कभी क्या होता है, खाली सेल ही बना हुआ होता है खाली, है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं होता। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो उसको नेग्लेजिबल मान लो, जीरो मान लो। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यू होती है ना, 0.1 ओम या 0.2 ओम के आसपास, 1 ओम से कम होता है ये। तो इसलिए इसको रेजिस्टेंस को हम फिर भी दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। ये सेल, उसके पास में रेजिस्टेंस आ गया ये। क्लियर। तो ये उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है ये, ठीक है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है किस किस पे डिपेंड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है विद्युत अपघटन की सांद्रता सी पर निर्भर करता है ये, ठीक है। विद्युत इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, कैपिटल ए पर, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगा, डी के ऊपर। सेल की जो धारा होती है आई पे डिपेंड करता है, सेल के ताप पे टी पे डिपेंड करता है। अभी कैसे डिपेंड करता है, तो जो आर जो है आंतरिक प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू CID अपॉन AT। ये CID है। CID का मतलब सी कौन, सांद्रता, आई कौन, सेल की धारा, डी कौन, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ए कौन, क्षेत्रफल, और टी कौन, ताप। तो इस प्रकार से ये आर इस पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है हमने विद्युत सेल के बारे में समझा, सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो हमने समझे इस वीडियो में जाने। अगले वाले जो इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। तो वो मैं इस विद्युत सेल के ही अगले जो वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसको। तब तक के लिए बने रहिए। ओके, गुड बाय।